थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, लेट्स रिवाइज अ लिटिल बिट कल के लेक्चर के लास्ट के मूवमेंट्स और लेक्चर की ब्रीफिंग। तो लेक्चर की ब्रीफिंग में कल हमने मेनली जो किया था, जिसके क्वेश्चंस आज भी हरकत में आएंगे, और मेनली जो आर्टिकल हमने करा था दैट वाज अ रोटेशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसा करने की वजह से क्या हुआ था, एक बार फिर से एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो गई थी। और किस तरीके से हमने किया था कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास एक कंडक्टर है। ऑलवेज द थ्योरी इज फॉर अ कंडक्टर, क्योंकि तभी उसके अंदर चार्ज सेपरेशन हो सकता है और तभी उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आ सकती है, तभी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सकती है। सो द आइडिया इज ऑलवेज फॉर अ कंडक्टर ओनली। और फिर हमने क्या करा था, ऐसा एक कंडक्टर लेके उसकी एक एंड को फिक्स कर दिया था। हालांकि मैंने ऐसा भी बताया था कि आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको फिट कर सकते हैं, वन पॉइंट मस्ट बी फिक्स्ड, मतलब रिलेटिवली फिक्स होना चाहिए, तो क्योंकि प्योर रोटेशन की बात हो रही है। सो इन दैट कंडीशन हमने ये वाला अगर फिक्स किया, मतलब उस पॉइंट के अबाउट हमने ओमेगा जनरेट करी, एंड देन देयर विल बी एन ईएमएफ डेवलप्ड इनसाइड दिस। उसको हमने डिराइव करा था, दैट इज बिटवीन द पॉइंट ओ एंड द पॉइंट पी देयर विल बी एन ईएमएफ टू बी जनरेटेड। और वो जो इंड्यूस ईएमएफ हमने डेवलप करी थी दैट वाज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। वी वाज इक्वल टू एक्स ओमेगा, क्योंकि हमने एक पार्टिकल लिया था यहाँ पे एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, जिसकी लेंथ हमने dx यूज करी, और जिसकी जो वेलोसिटी है दैट वाज इक्वल टू एक्स ओमेगा। और वो एक्स ओमेगा क्यों थी, बिकॉज दिस पार्टिकल वाज इन फैक्ट मूविंग इन दिस सर्कल। और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनको इंटीग्रेट करके हमें जो नेट ईएमएफ है उसकी वैल्यू मिल गई थी एज बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर बाई टू। फिर हमने थोड़ी कंडीशन को मॉडिफाई करा था और हमने देखा था कि मान लो कि हमें किसी और दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंडक्टर एंड we need to find out between this point and this point, where this is at a distance of L1 and this is at a distance of L2. अब आपको पॉइंट P और Q के बीच में EMF फाइंड आउट करना है, सो दैट शुड बी VP माइनस VQ मॉड। डिपेंड करता है कि कौन सा हाई पोटेंशियल है, और वो किस पर डिपेंड करता है कि ये एंड किस तरीके से रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके अकॉर्डिंगली। तो हमने उसका भी एक फीचर आउट बनाया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है और क्रॉस फील्ड है, सो सेंटर वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होगा। लेकिन उसके लिए भी आप आराम से राइट हैंड पाम रूल से देख सकते हो, राइट। सो दिस वाज इक्वल टू बी ओमेगा अपॉन 2 इनटू that will be L2 square minus of L1 square would be the modified result for the potential difference or the induced EMF developed due to the rotation of the conductor in the magnetic field. Now see, once again, if you feel it, this idea, this is of cutting of the flux, because as this rod is going to rotate, right, you can feel it, as this rod is going to rotate over here, what is going to happen, there will be the cutting of the flux. The flux is going to be cut continuously. Just imagine कि आपके घर में फैन है एंड फैन जो है वो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और इमेजिन करो कि एक वर्टिकल फील्ड, मान लो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल वहां पर आ रही है ऐसे, तो क्या हो रहा है, जो फैन के ब्लेड्स होंगे वो उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, कट करेंगे कॉन्टिन्यूसली। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टिन्यूस कटिंग ऑफ द फ्लक्स देयर इज सपोज्ड टू बी द इंड्यूस ईएमएफ जनरेटेड। और हमें किस पॉइंट्स पे कितना चाहिए वो हम चेक कर सकते हैं। किस पॉइंट पे कितना चाहिए का मतलब, देखो हो सकता है कि आपको जो ईएमएफ चाहिए वो ज्यादा हो या कम चाहिए हो। उसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल करा था, वी डिड अ न्यूमेरिकल, द लास्ट न्यूमेरिकल, और उसके अंदर हमने देखा था कि मान लो कि आपको लीड्स अगर आपने पी और क्यू से निकाली, कहां से, इस क्वेश्चन में हमने किया था, मान लो आपने पी और क्यू से लीड्स निकाल ली, तो फिर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कितना मिलेगा, 100 वोल्ट का मिलेगा। लेकिन अगर आपने लीड्स जो हैं वो एम और क्यू पॉइंट से निकाली, लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये, तो फिर हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट वाज 75 वोल्ट। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली आपको जितना ईएमएफ चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो। इट इज समथिंग लाइक एन आइडिया वेयर यू कैन जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटर हो गया, यस ये वर्ड थोड़ा सा सही लग रहा है, इट्स अ जनरेटर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन बेसिकली कंट्रोल कि आपको कितना ईएमएफ चाहिए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। आगे बढ़ने से पहले वी विल जस्ट फोकस अपॉन अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि हमने कल किया था लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल उसके नीचे ये क्वेश्चन है, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन कि हमारे पास में
रॉड है उसके सेंटर को हमने पिवट कर दिया। कहां पे? सेंटर को। सेंटर को पिवट करने के बाद वहां पे रोटेशन दे दी है। कहां पे? एंटी क्लॉकवाइज, और क्रॉस फील्ड है। और हमसे क्या पूछा गया है? आपको वी पी क्यू, पी और क्यू कौन से पॉइंट्स हैं? एंड पॉइंट्स हैं। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करना है। तो अब हमने ध्यान रखना है कि हमने क्या करना होता है, फिक्स पॉइंट के अबाउट देखना होता है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक तो हो गया पीसी और दूसरा सी क्यू। तो अगर हम सी क्यू वाले पार्ट को चेक करते हैं, सी क्यू वाले पार्ट को, तो वहां पर एक बैटरी इंड्यूस हो जाएगी। हम क्या करते हैं, उसकी पोलैरिटी को चेक कर लेते हैं। तो पोलैरिटी को चेक करना मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा इस तरफ, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इन दिस मैनरिज्म। हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल होगी। और ये मतलब इस सर्कल में इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। करेक्ट है। तो अगर हमें ये पता है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड पाम रूल यूज करके हमें पता चल जाएगा कि सी विल बी एट अ हाई पोटेंशियल। और वैसे भी जैसे सिखाया था ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्रॉस फील्ड हो, तो फिर सेंटर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल। राइट हैंड पाम रूल से भी इजीली पता चल रहा है। इसका मतलब द पोलैरिटी इज गोइंग टू बी जनरेटेड लाइक दिस, वेयर सी इज गोइंग टू बी एट द हाई पोटेंशियल ओवर देयर, और इसके ईएमएफ को ई लिख लेते हैं। अब क्योंकि ये पूरी रॉड 2L है, इसका मतलब ये हाफ ऑफ द रॉड की लेंथ L हो जाएगी, एंड सो द वैल्यू फॉर दिस ईएमएफ विल बी इक्वल टू बी ओमेगा इनटू L स्क्वायर बाय 2, सिंपल। क्योंकि लिमिट्स तो आपकी 0 से L ही आएंगी, है ना? 0 से L, सो बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 ये ईएमएफ आ जाएगी। एंड देन वी चेक इन फॉर द एलिमेंट विच इज ओवर हियर लेफ्ट साइड पे, क्योंकि अब हमें C और P के बीच में भी बैटरी देखनी है। तो वहां पे जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, इन दिस मैनरिज्म। तो फिर हमने चेक करा कि यहाँ पे ईएमएफ कैसे बनेगी। तो एक बार चेक करके देखो कि ईएमएफ कैसे बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, थंब के अलोंग मोशन है। सो मेरे ख्याल से फिर से सी जो है वो हाई पोटेंशियल पे आ रहा है। जस्ट ट्राई इट आउट। सी जो है वो फिर से क्या दिख रहा है? हाई पोटेंशियल पे दिख रहा है। ट्राई इट आउट, है ना? दोबारा चेक कर लो एक बार राइट हैंड पाम रूल से। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? इनसाइड, सो फिंगर्स विल बी डिपिंग इनटू द पेज ऑफ द पेपर। और थंब के अलोंग क्या है? वेलोसिटी है। सो सेंटर की तरफ क्या है? हाई पोटेंशियल आ रहा है। सो इफ द सेंटर इज सपोज्ड टू बी द हाई पोटेंशियल, सो इट शुड बी जनरेटेड लाइक दिस। सो ये एक और आपका ईएमएफ डेवलप हो जाता है। द गुडनेस इज कि ये लेंथ भी फिर से एल के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ओमेगा सेम है, तो इसका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी एग्जैक्टली सेम है, दैट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। एंड देन वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। सो सिंपल ना, ये आपने नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस करा और ये पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस करा, and therefore VPQ is supposed to be equal to minus of E and plus of E, that becomes equal to 0. Right, so the next potential difference comes out to be equal to 0 between the point P and Q. इस बार आपने P और Q से अगर लीड निकाली तो आपको कोई EMF, कोई करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इफेक्टिव EMF कितना हो जाएगा? 0। हाँ, सेकेंड पार्ट भी है क्वेश्चन का, that what is VPC, सो फिर आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। तो अगर आप VPC को चेक इन करते हैं तो वो सिर्फ E के बराबर है, इतना वाला पार्ट, दैट इज VPC। उसमें सिर्फ A की बैटरी है। पोलैरिटी आपको समझ में आ चुकी है, और वैल्यू कितनी है वो हमने पहले ही निकाल ली है, दैट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। टेक्निकली अगर हमसे VPC पूछा है तो P लो पोटेंशियल पर है, तो ये रिजल्ट आपका नेगेटिव आना चाहिए, दैट इज माइनस ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। रीजन क्योंकि जो P वाला एंड है वो लो पोटेंशियल पे आ रहा है, C वाला हाई पोटेंशियल पर है। So VP minus VC should be minus B omega L square by 2. Clearly done है, clearly done है. And we have now understood how to use the EMF because of the rotation of the conductor. A little time back मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था कि मान लो कि हम साइकिलिंग करें और साइकिलिंग करते हुए हमारे पास एक बल्ब हो और हम क्या करें, दो लीड्स लें, एक सेंटर ऑफ द साइकिल टायर के और एक रिम ऑफ द टायर से हम लीड्स निकालें और बीच में एक बहुत ही लो स्पेसिफाइड वोल्टेज का बल्ब अगर कनेक्ट कर दें और फिर हम पेडलिंग करें, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी लाइटिंग ऑफ द बल्ब ओवर देयर, भी वो बल्ब जल जाएगा अगर आप रिगरस पेडलिंग करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर आइडिया है, उस आइडिया को हम हल्का सा उतारने की कोशिश कर रहे हैं अब यहाँ पे, कि हमारे पास एक व्हील है, उस व्हील में
there is a rim part and then there is a center part. As you can see over there is a rim part and there is a center part. So this is a center part of it and there is a rim part. अब इसको हमने क्या करा, रोटेट करा. कैसे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, लाइक दिस. ओके, सो दिस फिट्स द आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्रॉस फील्ड है, तो सेंटर पॉइंट विल बी एट अ हाई पोटेंशियल. ये मैंने 5-6 बार आपको बता दिया है, तब आपके दिमाग में फिट इन हो जाएगा. वेरी फाइन. और ये क्या है? स्पोक्स है. ये स्पोक्स क्या होते हैं? हम उसको डिजाइनर स्पोक्स बोल सकते हैं. एल्यूमिनियम के बने होते हैं, क्रोम के बने होते हैं, वहां पे क्रोम फिनिशिंग्स होती हैं. मेटल है बेसिकली. क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं. सो दीज स्पोक्स which we understand की ब्यूटी के लिए भी लगाए होते हैं, these are basically conducting rods, है ना. अब अगर हम +1 के आर्टिकल से सीखें, so ये spokes हम क्यों कनेक्ट करते हैं? Because it enhances the movement of inertia. रिपीट कर रहा हूँ, reason because it enhances the movement of inertia, जिससे व्हीकल के ऊपर कंट्रोल फैक्टर इंक्रीज हो जाता है. चलो वो तो आइडिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया. अभी हमारा जो आर्टिकल है वो इस आइडिया पे बेस्ड है कि ये जो स्पोक्स हैं, दे आर कंडक्टर्स, एंड सो दीज आर कंडक्टर्स व्हिच आर रोटेटिंग in a given magnetic field. So what will happen? There will be the battery is created. बहुत सारी बैटरी बनेगी. कितनी? जितनी स्पोक्स है देख लो. कितने स्पोक्स दिखे ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोक्स हैं. सो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम क्रिएट होने वाला है, चलो वो बनाते हैं कि इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा इसका, कि सेंटर से बैटरीज बननी शुरू हो जाएंगी. सो दिस इज वन ऑफ द बैटरी, क्योंकि सेंटर पोटेंशियल हाई है, तो इस तरीके से यहाँ पे बैटरीज बन जाएंगी. कितने स्पोक्स हैं? 8. मतलब 8 मेटल कंडक्टिंग रॉड्स हैं जो कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही हैं. सो दे आर गोइंग टू बी द क्रिएशन ऑफ दीज 8 बैटरीज ओवर हियर विद द सेंटर बीइंग एट द हाई पोटेंशियल. कितनी बैटरीज क्रिएट हो रही हैं? 8 बैटरीज यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्रिएट हो रही हैं. और अगर आप सही बात देखोगे ध्यान से, तो अगर हम सेंटर पॉइंट को O लिख लेते हैं, सेंटर पॉइंट इज लेबल्ड एज O, और इस वाले पॉइंट को P, तो माय डियर ये वाला पॉइंट भी P रहेगा, ये वाला पॉइंट भी P रहेगा, ये सारे पॉइंट P रहेंगे, क्योंकि P तो रिम पॉइंट है. P तो रिम पॉइंट है, एंड एज रिम पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल. अच्छा, तो इसका मतलब क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस सा बन गया है. सो द रिम ऑफ दैट साइकिल इज गोइंग टू बिहेव एज एन व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस. इससे हमें यह समझ में आएगा कि जो 8 बैटरीज हमने बनाई है, एक तो सारी आइडेंटिकल है, ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल, सबकी वैल्यू सेम आएंगे, ऑल द वैल्यूज. और एक एक की वैल्यू कितनी होगी वो तो सर पता है, दैट इज b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, दैट्स द वैल्यू फॉर ईच वन ऑफ देम. और ये सारी की सारी कैसे हैं? पैरेलल में. सो ऑल द इंड्यूस EMF, मतलब ऑल द सेल्स, वर्चुअल सेल्स, सो ऑल द वर्चुअल सेल्स मतलब EMF आर इन पैरेलल. सारे के सारे किसमें है? पैरेलल में है. ये वजह बात है कि पैरेलल में. तो मुझे याद आया, सेल्स इन पैरेलल का आर्टिकल पे हमारा क्वेश्चन शिफ्ट हो जाता है. और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में होते हैं, सीरीज में नहीं, अगर तो सीरीज में होते हैं ना, तो क्या होता है? नेट EMF n into E हो जाता था, करा हुआ हमने डायरेक्ट. और अगर वो पैरेलल में हो तो फिर क्या होता है? तो फिर इफेक्टिवली एक ही EMF यूज होता है. इसका मतलब कहने को तो 8 सेल है, कहने को तो 8 सेल है, लेकिन द वैल्यू फॉर द net EMF, the value for the net EMF is going to be E only, despite that there are 8 conductors over there. तो आप ये फील करोगे कि सर ये तो मेहनत ही खराब हो गई. अब हमने 8 स्पोक्स लगाए, इतने पैसे लगाए, वो तो वेस्ट हो गए. देखा, वेस्ट तो कुछ नहीं होता है, आगे स्टडी करो तो शायद आपको बात समझ में आए. क्या समझ में आएगी सर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितनी भी रॉड्स होंगी, इनका सबका रेजिस्टेंस होगी, सबकी रेजिस्टेंस होगी. कौन सी वाली सर? इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो सभी की. देखो, सब में अगर करंट फ्लो करेगा और सारे कंडक्टर्स हैं तो एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होगी. अच्छा, एक इस आर्टिकल को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक बैटरी हो और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो? क्या ये पॉसिबल है? तो बोलेंगे सर प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है. हाँ, अगर आइडियल बैटरी हो, थ्योरेटिकल कोई बैटरी हो, तो फिर सर ऐसा हो सकता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए. सर उसका फायदा क्या होता है?
बेटा उससे आइडियल एमीटर ऐसी ऐसी चीजें बन जाती है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जीरो हो मतलब एफिशिएंसी उससे 100% हो जाएगी क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने कहा केमिकल बैटरी में तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमने उसको भी चेक इन करा इंटरनल रेजिस्टेंस के फैक्टर्स क्या होते हैं। So they depend upon the separation between the electrodes. It depends upon the nature of the electrodes. It depends upon the nature of the electrolyte. Electrolyte तो देखो होगा, और जब चार्ज विद इन दैट इलेक्ट्रोलाइट मूव करेगा तो कहीं ना कहीं विस्कोसिटी फ्रिक्शन डेवलप होगी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस डेफिनेटली आएगी। अच्छा, तो इसका मतलब हमें ये बात पता चल गई है कि इंटरनल रेजिस्टेंस डेफिनेटली होगी। पर आज के लेक्चर में चेक इन करते हैं, तो चेक करते हैं क्योंकि ये केमिकल बैटरी नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी है। मे बी द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। फिलहाल हमने क्या करा, हमने सेंटर से एक लीड निकाली, वी आर ब्रिंगिंग अ लीड फ्रॉम द सेंटर, और एक पी पॉइंट से लीड हमने बाहर निकाली, करेक्ट है। और क्या करना है, यहाँ पर एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, मतलब जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर के बराबर है। नाउ व्हाट इज सपोज्ड टू बी द इफेक्टिव सर्किट? द इफेक्टिव सर्किट इज सो सिंपल माय डियर, इज सो सिंपल कि हमारे पास इफेक्टिवली एक ही बैटरी रह गई है, क्योंकि आठों के आठों किसमें पैरेलल में, इफेक्टिव किसके बराबर आएगा? सिर्फ ई के बराबर आएगा। ई नेट इज इक्वल टू ई, 8 है लेकिन एक के बराबर आएगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो आएगी। सो हर एक की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर रख लें, हर एक की स्मॉल आर है, लेकिन ये कितने हैं? 8 हैं। तो अगर 8 है तो और कैसे हैं? सब पैरेलल में है, तो इंटरनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R/8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? R/8 हो जाएगी। एंड देन दिस इज कनेक्टेड टू द आउटर बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? दैट इज कैपिटल R, एंड देयरफॉर माय डियर what is the direction and the magnitude of the current? Oh sir, that is very simple. डायरेक्शन तो सर देखो पता चली गया हमें, और मैग्नीट्यूड की क्या बात है सर, वो भी पता है। दैट्स इक्वल टू नेट ईएमएफ जो कि V के बराबर है, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज R/8 प्लस कैपिटल R, और जो वो E है वो भी किसके बराबर है? दैट्स इक्वल टू B ओमेगा इनटू L स्क्वायर अपॉन 2, एंड सो दिस बिकम्स इन आवर फाइनलाइज्ड रिजल्ट। सो व्हाट डिड वी डू बाय दिस टेक्निक? हमने क्या करा, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर दिया। देखो ईएमएफ तो हम बढ़ा नहीं पाए क्योंकि सेल्स तो पैरेलल में है, और अगर सेल्स पैरेलल में है तो इसका मतलब ईएमएफ तो इंक्रीज करेगी नहीं। हाँ, करंट मैक्सिमाइज हो सकता है क्योंकि हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर दिया है। सो दिस इज अ वे आउट। मल्टीपल स्पोक्स लगाने से क्या होगा कि जो ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप एक लगाते हो तो क्या होगा, थोड़ी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी, एक्सटर्नल तो जितनी होती नहीं रहेगी, कैपिटल आर तो छेड़ नहीं सकते। तो बेसिकली क्या छेड़ रहे हो आप? स्मॉल आर को कम कर रहे हो, जिससे ओवरऑल सर्किट में करंट ज्यादा हो जाए। अगर आपको ध्यान हो, सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हमने लिखा था कि लॉजिक्स क्या होते हैं, तो यही लॉजिक होते थे। क्या करना होता था? करंट को मैक्सिमाइज करना होता था। एक बार हमने फिर से उसको कर दिया है। दिस आइडिया ऑफ कोर्स हमें कहां लेके जा रहा है, वो आपको नीचे शायद नाम दिख रहा है। Is taking us to an idea which is known as Faraday disk or a Faraday dynamo or a Faraday generator. So this is what exactly the Faraday generator looks like. This is what a pictorial representation or the exact image of it is. और कब बना था वो सारी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम हमेशा देते हैं वो आपको। So that is in 1831 it was invented. किससे बना है? ऑफ कोर्स मेटल से बना है। इट्स अ कॉपर डिस्क। और किस प्रिंसिपल पे है? इट रोटेट्स बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। सो व्हाट्स एन आइडिया? द प्रिंसिपल द सेम, देयर इज अ रोटेशन ऑफ अ कंडक्टर इन बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। और बाकी तो आइडिया आपको पता है, इज बेस्ड अपॉन ईएमआई। और क्या होगा? अरे इससे डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा सिंपली बाय द रोटेशन ऑफ अ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। वो तरीका क्या है वो आपको सारा पता चल चुका है अब तक। ओके, सो क्या है कि हमारे पास ये एक डिस्क है। सो लेट्स क्रिएट अ डिस्क। सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ डिस्क। ओके, और डिस्क है ना, तो ऐसे बना देते हैं, रिंग नहीं है, डिस्क है, ठीक। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस कि हमें बोला गया सेंटर से और एज पे, सेंटर एंड एज, दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड दिस इज द एज पॉइंट। इसको वो रख लें और इसको P रख लेते हैं। सो व्हाट्स गोइंग टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट OP? कैन वी इवैल्यूएट? हमने कहा बहुत सोखा है।
साथ में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, दैट इज अ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज गिवन, और बताया गया है कि ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, और ये भी बताया गया है कि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है, दैट्स द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क। फाइन। अब हमसे पूछा गया है कि ओ और पी के बीच में क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस है बिकॉज ऑफ दिस आइडिया। हमने कहा सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन सा वाला? सब मैग्नेटिज्म वाला। अच्छा तो कैसे आ रहा है? वो तो सारी थ्योरी हमने पढ़ लिया। अच्छा कितना आ रहा है? अच्छा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैंने कहा चड्डो इंटीग्रेट तो करना पड़ता ही है, पर एक इजी तरीका है। क्या? अगर आप ऐसा मानो कि जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा कि हमने यहाँ पे 8 स्पोक्स यूज करी थी, 8, थोड़ी बढ़ा लो, थोड़ी और बढ़ा लो, इंक्रीज कर लो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, increase the number of the spokes. Oh, what do you find? If I keep on increasing the number of the spokes over here, it will finally look like what? Oh, like a disc. Which means this disc is made up of infinite number of such spokes, which are connected between the center and the edge, like this, like this. So there are infinite such. एक दो नहीं है, पहले तो गिनती की थी ना 8, अब कितने? इनफाइनाइट है, देयर आर इनफाइनाइट। तो ये सारे के सारे कैसे कनेक्टेड है? ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल, ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। समझ रहे हो ना? पूरी डिस्क है तो कितने स्पोक्स लगेंगे? इनफाइनाइट स्पोक्स लगेंगे, बट ऑल ऑफ देम विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सो ऑल सच imaginary spokes are connected in parallel. ओहो, तो अच्छा वो पैरेलल में आ गए, और कितने हैं? वेरी लार्ज। तो नंबर ऑफ द स्पोक्स अगर लिखें, सो दे आर सपोज टू बी वेरी वेरी लार्ज, और दैट मीन दे अप्रोक्सीमेट एज इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स ओवर देयर। सो और ये सारे के सारे पैरेलल में हैं, तो फिर उससे क्या होगा? फिर हमने क्या करा? सेंटर से लीड निकाली और रिम से लीड निकाली, और फिर उसके बीच में बल्ब कनेक्ट कर दिया। सो फिर से उस बल्ब की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, करेक्ट है? वेरी गुड सर, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या करें? तो ये रेडियस को आर नॉट लिख देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। देखो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कितनी है? कैपिटल आर, और रेडियस को आर नॉट लिख दिया। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द इंड्यूस करंट? तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाए। सो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा लाइक दिस, सेंटर वाला हाई पोटेंशियल पर आएगा क्योंकि फिर से एंटी क्लॉकवाइज है और क्रॉस फील्ड है, ठीक है ना। सो सेंटर वाला हाई पोटेंशियल पर आएगा। सो दिस इज द पॉइंट ओ एंड पी, और फिर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगी। क्या आएगी सर? आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आएगी, सोच लो, आएगी। एक्सटर्नल तो आएगी पक्का सर, पक्का आएगी। एक्सटर्नल तो पक्का आएगी। एक्सटर्नल तो कितनी है सर? कैपिटल आ रहा है। इंटरनल कितनी है सर? वो देख लो, तो मिल ही जाएगी। अच्छा सर मान लो कि हर एक की स्मॉल आर है, जो इमेजिनरी स्पोक है ना सर, हर एक की स्मॉल आर है मान लो। ओके मान ली, तो कितनी है? इनफाइनाइट है। अच्छा इनफाइनाइट है। अच्छा अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होती हैं तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर वो आइडेंटिकल है तो सर r बाय n होता है। एक्सेलेंट। तो n कितना है सर? इन्फिनिटी है। सो व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस? दैट इज r अपॉन n, so that is basically r upon infinity, so that becomes 0. What happens? It becomes 0. Chemical battery mein this was impossible practically. It was impossible to reduce the internal resistance to 0. हम उसको idealistic case बोलते थे, and over here it's a very much practical case. This is a very much practical case in which the effective internal resistance of this virtual EMF is coming as 0. And what about effective EMF? वो तो E के बराबर ही रहेगी, क्योंकि सारे की सारे जितनी भी यहाँ बैटरीज बनेंगी, सारी बैटरीज बनेंगी ना इस तरीके से, ये सारी बैटरीज बनने वाली हैं, लेकिन ये जितनी भी बैटरीज बनेंगी ये सारी की सारी कैसे रहेंगी? पैरेलल में रहेंगी, और पैरेलल में इफेक्टिव EMF E के बराबर होगा। So what's the value for the current? That's equal to E upon R effective plus capital R. ऐसा होना चाहिए था, पर R effective की वैल्यू कितनी होगी? 0. So the current across the bulb will get maximized. So hence there will be more brightness in the bulb, क्योंकि करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, राइट? सो दैट्स आवर आइडिया। और क्योंकि आइडिया बहुत यूनिक है, क्योंकि कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली हमने 0 होते हुए नहीं देखी,
पर आज हम उसको देख पा रहे हैं, आज हम उसको फील कर पा रहे हैं, उसकी सच्चाई को फील कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है. So hence it has to be named. So hence it is named as your Faraday generator. So that's a Faraday disk generator. वो K यूज करते थे, हमने C लिख दिया. That's a Faraday disk generator or dynamo. बाकी डिटेल्स में आपको पहले ही समझा चुका हूँ. The goodness of this is still not explored. मतलब still not explored means what? देखो अब इसके अंदर E की वैल्यू डालो, हमने डाल दी. E की वैल्यू कितनी है? That's equal to B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2. यही है ना, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 अपॉन R. अब इसमें L R के बराबर है, R नॉट के बराबर. The length of the rod is supposed to be equal to the radius of it. So hence this value is equal to B omega R naught square by 2R. ये इसका रिजल्ट आ गया. तो सर इसमें क्या गुडनेस है? तो हम निकाल ही लेते हैं. इसमें तो सर ऐसे की गुडनेस है नहीं. मैंने कहा गुडनेस है बेटा. अभी ये जो आपकी डिस्क है, दिस इज योर डिस्क, ये डिस्क है पूरी. अब आपके पास एक लिबर्टी है. व्हाट काइंड ऑफ लिबर्टी सर? देखो जब बिजली चली जाती है तो फिर हम क्या करते हैं सर? हम अपना जनरेटर चलाते हैं. अच्छा ये देखो क्या चक्कर है, आपने लीड्स कहां से निकाली उस पर बहुत डिपेंड करता है. मतलब देखो अब ऐसा भी तो कर सकते हो कि लीड यहां से निकाल लो और यहां से निकाल लो. अगर ये लीड्स निकाल ली, अरे समझ में आ गया सर. तो ये कितना है? स्मॉल आर है. और ये कितना है अगर कैपिटल आर नॉट है? तो फिर से क्या होगा, अब आपको सिर्फ जो बैटरी है वो इतने पार्ट के लिए मिलेगी, सिर्फ इतने पार्ट की. और इसका ईएमएफ डेफिनेटली कम आएगा, डेफिनेटली कम आएगा. और अब ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी सर? वो हमें समझ में आ चुकी है, जैसे आपने अभी शुरू में समझाया था. दैट इज बी ओमेगा इंटू L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर बाय 2. तो यहाँ पे सर कैसे हो जाएगा? R नॉट स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय 2 will be the value for the induced EMF across this. If you are taking these 2 points, let's say as Q and the point P, so then this will be the value for the induced EMF between that. Which means again, sir, we can control the amount of the induced EMF or the potential difference which is required. तो maximum कब मिलेगा? So maximum तब मिलेगा अगर आप क्या करोगे, एक लीड को सेंटर पे रखोगे तो मिलेगा. Which means ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ये करंट का मैक्सिमम है, because this was a E maximum. So what we have calculated over here was E maximum. इसको हमने यहाँ पे E से डिनोट करा था. And that was B omega R naught square. That's the maximum EMF which can be generated. अब आप बोलोगे सर देखो सर ऐसा कर लो, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो. मैंने कहा बेटा वो तो मैं समझा के थक गया तुमको कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बेसिकली क्या है? दे आर इक्वल पोटेंशियल. तो अगर आपने ज्यादा लालच दिखाया और आपने बोला पूरा का पूरा डिस्क यूज करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना आ जाएगा? 0. अगर आप इसको P1 और P2 रखोगे सो V P1 P2 कितना आ जाएगा? 0, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बिहेव एज इक्विपोटेंशियल. सर बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है, बहुत मजे से समझ में आ चुकी है. और फैराडे सर की ये जो कोशिश थी सफल हो गई है और हमें एक डिवाइस मिल गई है जो कि बेसिकली एक्सपेरिमेंटल आइडिया से कंक्लूड करके बनी है. आपको याद होगा फैराडे लॉज ही है EMI के, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर थे जिनसे हमने बोला था कंक्लूजन करके आगे डिवाइसेस बनती हैं. तो पहले कंक्लूजन्स आई धीरे धीरे, फिर उसको और हमने सोचा मोशनल EMF, पहले लीनियर मोशन, फिर रोटेशन, फिर हमें अपनी डिवाइस फाइनली मिल गई है. दैट्स अ फैराडे डिस्क जनरेटर. चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल भी करते हैं. सो देयर इज अ न्यूमेरिकल फॉर यू. दिस इज अ 2 जनरेशन न्यूमेरिकल. ये क्या मतलब होता है? देयर इज अ 2 जनरेशन न्यूमेरिकल. 2 जनरेशन न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि ये 2 स्टेजेस में है और ये 2 चैप्टर्स पे स्पैन इन करता है. स्पैन्स ओवर द 2 डिफरेंट चैप्टर्स. Hence I have labeled this as a 2 generation numerical. Now, what's the question and what it is asking about is, the question says that there is a metal disk of course. So दोबारा से metal disk हमारे जीवन में आ गई है. metal की disk है, understood है. And omega given है उसकी, और about its axis. So about its axis का मतलब होता है centroidal axis. Question mention करे ना करे, own axis का मतलब क्या होता है? centroidal axis, मतलब जो उसके center और plane perpendicular होती है. सो अब वो डिस्क रोटेट कर रही है. इट्स अ डिस्क बेसिकली, रिंग नहीं है, डिस्क है. ये आइडिया रिंग में कभी नहीं होता है क्योंकि रिंग में ना सेंटर पॉइंट होगा ही नहीं. हवा में थोड़ी लगाओगे लीड, तो रिंग में सेंटर पॉइंट होगा ही नहीं. तो आइडिया रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता. रिंग में सारे पॉइंट्स कहां पर है? एजेस पर है. तो अगर एजेस पे आपने लगा दिए तो वो तो इक्विपोटेंशियल होता है.
तो रिंग में ये आइडिया वर्क ऑन नहीं करेगा, ये आइडिया डिस्क में ही वर्क अपॉन करता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन देखा है कहीं पे जहाँ पे रिंग गिवन थी, तो मैंने उसको बाईपास कर दिया ऐसे देखते हुए कि यार इसका तो आंसर 0 आएगा, है ना। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर रिंग का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपका इंड्यूस ईएमएफ 0 आएगा, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स पेरिफेरी के मिलेंगे और वहां पे इक्विपोटेंशियल होता है। तो वो भी तो एक तरीके से आपकी जनरेशन 2 प्रॉब्लम ही है ना, कि उसके अंदर भी तो 2 केसेस यूज ही हुए ना, आपने इक्विपोटेंशियल भी तो यूज कराई। सो ये कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द रिम ऑफ द डिस्क इफ द बी इज एब्सेंट। ये क्या बात हुई सर, ईएमएफ का फॉर्मूला तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 है और आपने बी ही उड़ा दी, तो फिर तो इंड्यूस ईएमएफ 0 आएगी। मैंने फिर से आपको हिंट दिया था, इट्स अ 2 जनरेशन प्रॉब्लम। इसका मतलब इसके अंदर अगर बी नहीं भी है ना, अगर बी नहीं भी है तो भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द डिस्क आएगा। और वो क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द centrifugal forces and the centripetal forces taking a counter attack। मतलब सर सी while it rotates, ये हमने करा हुआ है पहले आर्टिकल, while this disk rotates, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे they will be in the continuous circular motion, these electrons in continuous circular motion। अब क्या हो रहा है कि ये जब इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूस सर्कुलर मोशन में हैं तो उनके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी, और वो सूडो फोर्स कहाँ लगेगी? इट विल बी एक्टिंग आउटवर्ड्स, सो दैट विल बी एन आउटवर्ड सूडो फोर्स। कितनी? दैट शुड बी m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। रेडियस को x रख लेते हैं। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ x पे प्रेजेंट है तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन की थ्योरी ले लेते हैं, जैसे नील बोहर लेते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन थ्योरी। वेरी गुड। अब ये तो बाहर भाग जाते हैं सारे इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो होता नहीं है कि ये सारे बाहर भाग गए। इसका मतलब देयर मस्ट बी सम फोर्स विच मस्ट बी एक्टिंग इनवर्ड्स, है ना। कोई ना कोई फोर्स तो सेंटर की तरफ लग रही होगी जो कि बेसिकली इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काउंटर अटैक कर रही होगी, या ऐसी फोर्स जो इन इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल मोशन दे रही होगी। कौन सी फोर्स हो सकती है? इलेक्ट्रिक, क्योंकि मैग्नेटिज्म तो एब्सेंट है, सो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? Q into E। सो Q किसका? दैट इज फॉर द इलेक्ट्रॉन। Okay, and that should be supplying the necessary centripetal force. So that is an idea. That should be m omega square into x. That's an idea, right? And then how do we write E? Oh sir, E is supposed to be as a dv upon dx. कैसे? Sir, dv upon dx in the magnitude that is supposed to be equal to m omega square into x. So that's what the result is coming out, sir. Okay, very fine. So what is the value for the dv over there equal to? So sir, dv becomes equal to m upon e into omega square into x dx। और अब हम इसको सर इंटीग्रेट कर लेंगे और हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूएशन मिल जाएंगी। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? सर पूरी की पूरी मेटल डिस्क है, तो सब जगह पूरे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अलग अलग ऑर्बिट्स में होंगे। सो वो पॉसिबल ऑर्बिटल रेडियाई कहां पर होगा? सो 0 से r के बीच में होगा। सो दैट शुड बी बिटवीन 0 टू r। सो दैट शुड बी द लिमिट सर ऑफ द x, 0 से कैपिटल R तक। बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, सारे ऑर्बिट के रेडियाई 0 से कैपिटल R के बीच में होंगे। सो 0 से कैपिटल R से प्लेस कर लेते हैं। सो वी प्लेस इट हैप्पीली and that becomes m omega square upon e। x से dx का इंटीग्रेशन x square by 2 हो जाएगा, and this is from 0 to r। so the result becomes m omega square r square upon twice of e। that's going to be the potential difference between the center and the, क्योंकि हमने लिमिट्स कहाँ लगाई है? from the center to the r। तो इसका मतलब it's the potential difference between the center and the rim। वही क्वेश्चन ने पूछा था और इसके अंदर हमने मैग्नेटिज्म को यूज नहीं करा है। So this is basically because of the rotation and because of the centripetal action on the electrons, ये particular potential difference generate हुआ है। So चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। Let's calculate this value। तो डालो वैल्यूज कितनी होंगी। मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का मास है। So that is 9.1 into 10 power minus 31। Then comes omega। So angular speed given है हमें, that is 130। So that's 130 square over there। और रेडियस हमें गिवन है, that is 25 सेंटीमीटर। So 1/4 मीटर हो गया। So r स्क्वायर है, so that's 1/16 हो गया, divided by twice of e। So e value is 1.6 into 10 power minus 19।
सो दिस वर्क्स अपॉन एज योर वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कर लो। सो ये मैंने ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट करा हुआ है, सो आई कैन जनरेट यू द वैल्यू। आप एक बार जब दोबारा खुद कर रहे होंगे क्वेश्चन को तो आप एक बार कंफर्म कर लेना। This will turn out to be approximately as 3 nanovolt. क्या बोला मैंने? It will come out to be 3 nanovolt. Nano का मतलब पता है ना आपको? गाड़ी नहीं, nano का मतलब है 10 power minus 9. So 3 into 10 power minus 9 volt. Is it large? No, 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 sir. ये तो बिल्कुल large नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्त मेरे कि अगर हम सेंटर से एक लीड निकालें और एक रिम से लीड निकालें और बीच में अगर एक बल्ब को जनरेट करें तो डेफिनेटली बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अरे ऐसे डायग्राम लग रहा है, ऐसे भूत भूत तो इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। डेफिनेटली देयर इज सपोज्ड टू बी द करंट व्हिच इज गोइंग टू पास ओवर हियर, लेकिन उस करंट की वैल्यू बहुत ही कम होने वाली है। बहुत कम क्यों होने वाली है? बिकॉज द वैल्यू फॉर द ईएमएफ इज सो लेस। So definitely current is going to be there, but the value is going to be very, very less, क्योंकि 3 nanovolt and divided by the value for the effective resistance अगर R0 लिख दूं तो बहुत कम आने वाला है। So the current is going to be negligibly small और आपको बल्ब जलता हुआ शायद ना दिखे, शायद ना दिखे। बात समझ में आ रही है? So we need to make the idea stronger. So how do we make the idea stronger? We make the idea stronger by switching on a magnetic field in this region. तो हमने क्या करा, B इक्वल टू 5 मिली टेस्ला की जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने उसको अप्लाई करा परपेंडिकुलर टू द डिस्क। मान लो क्रॉस की तरह यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो हमारा आर्टिकल दोबारा से जन्म ले लेता है। और वो आर्टिकल कौन सा आ रहा है? जो भी अभी हमने करा, फैराडे जनरेटर का। तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अब हम उसको दोबारा थोड़ी करेंगे, हमें तो फॉर्मूला पता चल चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इंड्यूस ईएमएफ के बराबर। और उसका रिजल्ट कितना था सर? बी ओमेगा इंटू बी ओमेगा into r square upon 2 was supposed to be the result. b omega l square by 2, l किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ये किसकी वजह से? सर बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द डिस्क इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू अब ढूंढो। दैट इज 5 मिली टेस्ला। b की वैल्यू दैट इज 5 into 10 power minus 3। ओमेगा वैल्यू सेम है, उतनी एफर्ट आप पहले भी कर रहे थे रोटेट कराने में, उतनी एफर्ट आप अभी भी कर रहे हो। बट फर्क क्या है? अब सर मैग्नेटिज्म आ गया है। फर्क ये है, थोड़ा करिश्मा होने लगा है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 130। रेडियस कितना सर? वही पुराना 25 सेंटीमीटर। वो कंडीशन तो सर बदली नहीं आपने। और 25 सेंटीमीटर मतलब 1/4, 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 and by 2 this becomes your value. What do you make of this value? क्या ये नैनो में आएगी? नहीं नहीं सर, ये तो नैनो में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। In fact, when you calculate this particular value, you can see the calculation. It is not much. 13 into 565 आ जाएगा ऊपर और नीचे 32 है तो 65 upon 32 approximately 2 हो जाएगा, 2 point something. So 20 value आ जाएगी। 20 into 10 power minus 3, so approximated 20 millivolt is the answer. 20 millivolt is the answer. And now my friends, this value is very, very much larger than this value. It's very, very much larger than this value, that is more as 3 nanovolt. तो टेक्निकली मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। टेक्निकली जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए शुड बी इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस माइनस ऑफ जो वैल्यू हमने पहले निकाली ना, ये वाली m ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ई, इसके अकॉर्डिंगली टेक्निकली ये आना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ना, कि प्लस और माइनस की जो ये वाला पोटेंशियल है वो हाई कहां पर होगा, लो कहां पर होगा, है ना, उसके हिसाब से प्लस माइनस ये आना चाहिए। पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सेकंड वाली जो वैल्यू आ रही है वो तो बहुत ही कम है। That value is going to be too small in comparison with the value which is coming because of the magnetic field. तो numerically, theoretically तो result आपका यही बनेगा, but numerically this is going to be approximated only as equal to b omega r square by 2. You understand how strong the idea of the magnetism is there. हालांकि आपको पता होगा कि हमने एक जगह पे ये बात बोली थी कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना वो मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होती है। वो फैक्ट हम डिनाई नहीं कर पाएंगे, वो क्योंकि आगे मैक्सवेल भी प्रूव करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आएगा। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो पा रहा है इस आइडिया के थ्रू स्ट्रॉन्गर है। सो दिस गिव्स अस एन होप कि व्हाई आर वी स्टडीइंग द मैग्नेटिक फील्ड ईएमआई इन सो डेप्थ एज एन आर्टिकल। ये बहुत प्रैक्टिकल से एस्पेक्ट्स है, बहुत इजी से एस्पेक्ट्स है जो कि आप खुद जनरेट करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बल्ब का जलना
अब ये बल्ब जल सकता है, अब ये बल्ब जल पाएगा 20 मिली वोल्ट से, है ना। छोटा सा सेमीकंडक्टर बल्ब अगर आप लगाएंगे तो शायद वो जल जाएगा और ब्राइटली भी जल सकता है। गुड जी गुड, वो बात समझ में आ रही है हमें, और आर्टिकल भी बढ़िया सा लग रहा है, एप्लीकेशन भी प्रैक्टिकल से फील हो रही है। फिर थोड़े क्वेश्चन भी देखते हैं, है ना, क्वेश्चन भी देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ठीक है, क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे। तो ये फिर से क्वेश्चन है, इसके अंदर एक कंडक्टिंग रिंग है, दिख रही है आपको, मैंने रिंग बता दिया आपको। रिंग क्या है? रिंग विल बिहेव एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल पूरा का पूरा रीजन होगा वो, जितने पेरिफेरी पॉइंट्स हैं। रीजन कब होगा ऐसा? जब ये रोटेट करेगा। तो ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को करते समय, दैट द प्राइम फोकस इज गोइंग टू बी दैट दिस इज गोइंग टू बी इक्विपोटेंशियल। करेक्ट। तो आपको क्वेश्चन का बेसिक मिल गया। और फिर पूछा जा रहा है कि फाइंड अ करंट अक्रॉस द आर, मतलब ये जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है उसके अक्रॉस आपको करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। क्या होगा कि जो ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल और आर गिवन है, ये कंडक्टर बेसिकली ईएमएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाट आइडिया इज। और क्योंकि रोटेशन फिर से एंटी क्लॉकवाइज है और क्रॉस फील्ड है, सो कन्वीनियंट है कि सेंटर पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होगा। सो इसका इक्विवेलेंट आप क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। इंटरनल रेजिस्टेंस भी है दैट इज स्मॉलर, ये ईएमएफ आ जाएगी, और ईएमएफ की वैल्यू हमें पता है, बाद में लिख लेंगे। सो इफेक्टिवली ये हमारा सर्किट बन जाएगा लाइक दिस। ओके, तो दो पार्ट्स हो गए। क्या हो गए? दो पार्ट्स हो गए। दो पार्ट्स मतलब देखो, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसके अलावा इतनी पार्ट ऑफ द रिंग भी है, दिस पार्ट ऑफ द रिंग इज ऑल्सो देयर। तो वो जो बाहर वाली पार्ट ऑफ द रिंग है, दिस पार्ट, अब एक शेडेड पार्ट है और मतलब डॉटेड पार्ट है, और एक सॉलिड पार्ट बनाया रिंग का, ये दोनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अगर मैं इसको P1 और P2 ले लेता हूं, सो क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में फील होंगे। पैरेलल में क्या फील होंगे? मतलब वो बेसिकली वो वाले पार्ट को आप यूज ही नहीं करोगे, क्योंकि इक्विपोटेंशियल वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये बेसिकली डॉटेड पार्ट यूज ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इफेक्टिवली जो सर्किट है वो सिर्फ इतना ही रह गया है जितना आपके सामने है। दिस इज सपोज टू बी द इफेक्टिव सर्किट ओवर हियर। और क्योंकि रिंग में ना क्वेश्चन में गिवन है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस होती तो फिर क्या करते कि इधर वाले पार्ट के रेजिस्टेंस, इधर वाले पार्ट के रेजिस्टेंस हम कैसे लेते हैं? पैरेलल में सेलेक्ट इन कर लेते हैं, राइट। पर क्योंकि वह नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है तो वो इक्विपोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा, और इस वजह से यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है ना, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों पार्ट्स जो रिंग के हैं वो आपस में पैरेलल में आ जाएंगे P1 और P2 के बीच में। फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर क्वेश्चन सिंपल आउट है, सिंपल आउट है। ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, ये ई है, ये स्मॉल आर है। तो सर्किट में करंट इस तरीके से मूव इन कर जाएगा और बहुत इजीली आपका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। सो द वैल्यू फॉर द करंट विल बी इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और ई की वैल्यू वो रोटेशन वाली वैल्यू है जो कि हमने ऑलरेडी बहुत बार डिराइव कर ली है। सो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 and divided by small r plus capital R is the value for the current, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपको देखने को बहुत ही आराम से मिल चुका है। सो बहुत इजी आउट क्वेश्चन हो गया है बाय कन्वर्टिंग दिस इनटू अ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट। सो एक आधे बच्चे की जैसे क्वेरी आती है मेरे को कि सर देखो, आप जैसे क्वेश्चंस आपने गैदर कर रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस को साथ में आप नहीं लिख रहे हो, तो उस समय हम लिख नहीं पा रहे हैं। सो वेरी वेल वाइड है कि अगर मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा ना इस समय पे, तो आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा और थोड़ी क्लास की पेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, और रिक्विजिट अमाउंट ऑफ टाइम में रिक्विजिट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, राइट। तो सो एडवाइस मैं हमेशा क्लास के एंड में आपको बोलता हूँ कि जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, सो आफ्टर दैट आपकी ड्यूटी शुरू होती है कि आप उस लेक्चर को दोबारा देखिए। मैं इमिडिएटली सेम डे पे लेक्चर को चढ़ा देता हूँ ऐप पे, सो दैट यू आर एबल टू वॉच द लेक्चर अगेन एंड देन मेक योर नोट्स। और वो आपकी रिविजन भी होती है, वो आपकी प्रैक्टिस भी होती है ना, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान सुन के निकल जाएंगे और हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट, हर बार मैं इस बात को बोलता हूँ। सो अपने माइंड से इस बात को थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में कंपैरिजन से हटा दे कि हमारी मैथ्स की क्लास में ऐसा होता है, इसको दिमाग से थोड़ा सा बाहर कर दें। जो रिकॉर्डिंग लेक्चर जैसे आते हैं तो कभी वो 1.5 घंटे 2 घंटे के होते हैं, तो वो अपनी पेस से देख पाते हो। ये भी बहुत फास्ट पेस में मैं नहीं करा रहा हूँ,
लेकिन फिर भी आप इसको दोबारा देखते हैं तो आप अपने पेज से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, थोड़ा आइडिया आपको लग ही गया है। इस बार हम सेम तरीके से, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं है, सो बेसिकली जो पुरानी लैंग्वेज ही सेम है। तो इफेक्टिव सर्किट कैसे बनेगा, यहाँ पर एक रोटेशन है ओमेगा, कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होते ही और क्रॉस फील्ड होते ही ये बात हमें पता है कि सेंटर पॉइंट क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे दो बैटरीज क्रिएट हो जाएंगी, एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे, लाइक दिस। सो देयर आर गोइंग टू बी द टू बैटरीज टू बी क्रिएटेड विद द सेंटर टू बी एट द हाई पोटेंशियल। उस तरीके से दोनों का ईएमएफ सेम होगा क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है ना, और ओमेगा सेम है दोनों के लिए। तो ये आपका न्यू इक्विवेलेंट सर्किट सा क्रिएट हो जाता है ओवर हियर। तो ये सर्किट क्रिएटेड है लाइक दिस। वो बाहर वाले को तो देखने की लोड ही नहीं होगी ना, इस वाले पार्ट को, क्योंकि रेजिस्टेंस वहां पे नेग्लिजिबल है तो वो तो काम ही नहीं करेगा। सो ये पार्ट हो गया। अब इसके अंदर भी अगर आप चेक इन करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको, अगर मैं इसको ए ले लूं, इस पॉइंट को, ठीक है, और वैसे ओ गिवन है, ओ ले लेता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं ए ले लूं जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और इस पॉइंट को डी ले लूं, तो लेने की जरूरत नहीं, वो पॉइंट ए ही आएगा क्योंकि ये सारा का सारा इक्विपोटेंशियल है। इसका मतलब ये वाली जो बैटरी है ये ओ और ए के बीच में है, और ये वाली बैटरी भी ओ और ए के बीच में है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, which means that between O and A, अब आप इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। So this circuit will look like this between the points O and A, और O और A के बीच में ही ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कैपिटल R है। So this looks like the effective circuit of this, right? So this is an equivalent electrical circuit of this. For this the result आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। आपको पता है कि ये इक्विवेलेंट ईएमएफ का क्वेश्चन हो चुका है जो कि पैरेलल में सेल्स कनेक्टेड हैं, और वो रिजल्ट बहुत इजी है, दोनों सेम है। सो दैट बेसिकली बिकम्स द सेम ईएमएफ, और रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट बिकम्स R/2, है ना। पैरेलल में सेल्स होते हैं तो इफेक्टिव ईएमएफ 1 के बराबर होती है, और रेजिस्टेंस कितनी है, R/2। एंड नाउ दिस इज कनेक्टेड टू this external resistance, that is capital R. So the value for the current now is supposed to be equal to E upon effective resistance, that is R/2 plus capital R. और E की वैल्यू वो बेसिकली मैग्नेटिज्म का पार्ट हो गया, EMI का पार्ट हो गया। E की वैल्यू कैसे आ रही है, रोटेशन पार्ट से, और वो किसके बराबर है, दैट इज B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2 divided by small r/2 plus capital R is going to be the value for the current over here, right? So आइडिया यहाँ से तो सिंपल आ रहा है कि आपने बस चेक करना है कि कितनी बैटरीज हैं, कैसे कनेक्टेड है आपस में। बाकी आपने इक्विवेलेंसी किस पे लेके जानी है, दोबारा से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे लेके जानी है। दैट इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अटेम्प्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। वेरी फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज टेकिंग अस बैक टू एन आइडिया जहाँ पे हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर थी। सो दिस इज अ करंट कैरिंग वायर ओवर देयर, और उसके साथ में नेक्स्ट टू इट इन द सेम प्लेन देयर इज अनदर कंडक्टर ओवर हियर, जिसके एक एंड पे, इस एंड से उसको रोटेट कर दिया है विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, और पूछा गया है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड एट अ गिवन इंस्टेंट। बाद में तो वो रॉड टिल्ट हो जाएगी, अभी कैसे रखी हुई है, दैट्स परपेंडिकुलर। सो इसी इंस्टेंट पे इंड्यूस ईएमएफ को फाइंड आउट करना है। सो हाउ डू यू थिंक वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट? सो इस पे हम एक स्मॉल पार्टिकल ले लेते हैं। क्यों लेंगे, रीजन बहुत क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग वायर इज गोइंग टू बी नॉन यूनिफॉर्म। एक्सप्रेशन हमें पता है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ आई अपॉन आर। कितनी बार हमने इस एक्सप्रेशन को यूज करा होगा ना, फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर। तो ये जो एलिमेंट है वो हम कहाँ लें, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ द r ओवर हियर, और उसकी लेंथ कितनी ले लें, दैट इज सपोज टू बी एज dr। अब x से dx भी यूज कर सकते हैं, r dr यूज कर ले। चलो x से dx लिख लेते हैं, तो ये फिर x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, जैसे आपका दिल करे, राइट। और जो रॉड की लेंथ है वो यूजुअल है, वो l लेंथ है, दैट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये पूरी लिमिट जो आप लगाओगे वो अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ अप्लाई करोगे,
चलो वेरी गुड। अब क्या करें, अब इंड्यूस ईएमएफ लिखें। सो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कैसे आएगी, दैट शुड बी बीएलवी, और इस इंस्टेंट पे ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी v, और फील्ड कैसे आएगी सर, राइट हैंड से, सो दैट राइट हैंड कर्ल रूल से, सो वो क्रॉस आएगी। तो सारी कंडीशन फिर से मेट हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज है और क्रॉस फील्ड है, इसका मतलब जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे। सो इफ दिस पॉइंट इज O, सो द O पॉइंट इज सपोज टू बी एट द हाई पोटेंशियल। इसका मतलब वी विल गेट VO minus VP as equal to integral of B into dx into V. So that is B into dx into V. That's how simple it is going to be. So अब आपने क्या करना है, B की वैल्यू प्लेस करनी है, that is mu naught upon 4 pi into twice of I upon x, से B की वैल्यू आ गई, into dx आ गया, और into V आ गया, है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो x जो है वो आपने इसी वायर के एंड से लिया हुआ है, सो इट इज क्वाइटली इजीली डन। और फिर आप क्या करें, v की वैल्यू को प्लेस कर दें, दैट इज सपोज टू बी x ओमेगा। सो आई थिंक द क्वेश्चन इज सो इजीली डन। v की वैल्यू को x प्लेस करके, नहीं, v इक्वल टू x ओमेगा बिल्कुल नहीं आएगा। v की वैल्यू कितनी आएगी, ये डिस्टेंस आएगा, और ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज x माइनस ऑफ a। कितना आएगा, x माइनस ऑफ a, क्योंकि आपको वो डिस्टेंस कहां से देखना है, अबाउट द एंड जहां से रोटेशन हो रही है। रोटेशन किस एंड के अबाउट है, O एंड के अबाउट है, और इसी वजह से जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू x माइनस a ओमेगा। दिस इज गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस एज अ सर्कल, वायर के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है कि v को x ओमेगा लगा दें। सो v कितना है, x माइनस a इंटू ओमेगा। सो दैट्स व्हाट वी वुड हैव डन अ मिस्टेक, है ना। हम जल्दी से v इक्वल टू x ओमेगा या r ओमेगा लगा देते हैं। सो देयरफॉर आई वाज टेकिंग द टाइम ओवर देयर, एंड नाउ वी हैव एनालाइज अवर मिस्टेक। तो हम उसके अकॉर्डिंगली अब इसको लिख लेते हैं, दैट इज x माइनस a एंड इनटू ओमेगा, एंड नाउ वी कैन इंटीग्रेट द फंक्शन एंड गेट इनटू अवर रिजल्ट। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एंड इनटू i अपॉन i तो एज इट इज इनटू ओमेगा, ये बाहर आ जाएगा। So that's x minus a upon x into dx. This is supposed to be integrated. So I think so we can integrate this. That is splitting this up, mu naught upon 2 pi into I into omega. And this will be integral dx and minus a integral dx upon x, splitting this up. और इसमें लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। सो दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन हो जाएगी, और जो लिमिट्स है वो कहां से कहां तक है वो देख लो। जो लिमिट्स आ रही हैं तो लिमिट पहले देख लो, x की लिमिट देखनी है तो कहां से, इनिशियल कहां से होगी, a से, और फाइनल कहां पर होगी, a प्लस एल। सो दैट इज फ्रॉम a टू a प्लस एल इज गोइंग टू बी द लिमिट्स फॉर दिस। कहां से शुरू है कहां पे खत्म है वो ध्यान से देख लेना, इस पूरी वायर पे देखना है। तो पहले जो लिमिट्स है वो कहां से है, a, और फाइनल कितनी होगी, a प्लस एल। दीज आर गोइंग टू बी द लिमिट्स, और अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करके ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गेट अवर फाइनल रिजल्ट ओवर देयर। सो व्हिच वर्क्स अपॉन एज इक्वल टू mu naught upon 2 pi I into omega. So that's a plus L minus of a first term and minus of a into log of x. जिसमें आप लिमिट्स डाल दोगे, that is from a to a plus L. So works upon as mu naught upon 2 pi and into I into omega, that's L minus a log of a plus L upon a, works upon as a result for the induced EMF। उसके अंदर भी हम बता चुके हैं कि कौन सा हाई पोटेंशियल पर है, राइट। सो ये मिक्स मैथ से क्वेश्चन है, मिक्स मैथ से क्वेश्चन है, मतलब कि इसके अंदर क्वेश्चन आपके रोटेशन से आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था, तो कि रोटेशन ऑफ द कंडक्टर है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ रही है, तो आराम से क्वेश्चन डन है, बीएलबी से ही क्वेश्चन डन हो गया। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो, सो बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 भी जो रिजल्ट आता है बेसिकली वो भी किससे आता है, बीएलबी से ही आता है, राइट। तो इसका मतलब जो बिल्कुल बेसिक डेरिवेशन हमने करी थी लास्ट लेक्चर में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहीं पर भी क्वेश्चन अगर अटकता है या अपना शेप बदलने की कोशिश करता है तो हम आराम से प्रीवियस आइडिया से क्वेश्चन को कर पाते हैं, बेसिक के थ्रू कर पाते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को टच कर पाए बिकॉज ऑफ द शेयर बेसिक, जिसको हमने केस नंबर 1 एंड 2 किया था लास्ट लेक्चर में, है ना, कि वायर को, रॉड को, कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखा है
और पैरेलल ट्रांसलेट करा है ना, या पैरेलल प्लेस करके परपेंडिकुलर ट्रांसलेट करा है, सेम आइडियाज हैं, उसी की ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस है। नाउ इंक्लाइन प्लेन तो आना ही पड़ेगा, देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है तो विच मींस दैट वेरियस बिहेवियर ऑफ द मैकेनिक्स इज गोइंग टू कम ऑन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखा हुआ सा है पहले, लेकिन सर ये चैप्टर तो फ्रेश है, वो तो ठीक है, पर एक क्वेश्चन का आइडिया हमने थोड़ा सा पहले देखा हुआ है। और ये क्वेश्चन का आइडिया है क्या, that the conductor, of course this is a conducting rod, is a conductor and which is sliding on a rails, there is a pair of rails over there, parallel rails है, देखो रेल 1 है, रेल 2 है, इसके ऊपर इसको रख के स्लाइड कर दिया, स्मूथ है, फ्रिक्शन होगा तो एक लेवल अप हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, जो कि उसके अंदर फिर नॉर्मल रिएक्शन वगैरह भी देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल ये स्मूथ है और ये रॉड इसके ऊपर स्लाइड कर रही है, कंडक्टर इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, और ध्यान से देखना नीचे कनेक्शन भी दिया हुआ है, रेल्स का आपस में कनेक्टेड है, सो ये काइंड ऑफ अ क्लोज सर्किट बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ क्लोज सर्किट, मतलब ये जो पूरा सर्किट बनेगा ये पूरा बेसिकली आपका एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, दिस इज कंप्लीट एज अ क्लोज सर्किट ओवर देयर लाइक दिस। और क्या होगा, क्लोज सर्किट है तो करंट वरेंट भी आ जाएगा इसके अंदर, यस, सो देयर इज गोइंग टू बी द करंट। तो अब ये डायग्राम थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ये तो 3D डायग्राम हम कैसे करेंगे, तो आपको मैंने ट्रिक दी हुई है इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कि आप इसको व्यू बदल दें, तो आप इसका व्यू ना लेफ्ट साइड व्यू से देख लें, तो हम इसको लेफ्ट साइड व्यू से डायग्राम बना लेते हैं, इसके नजर से डायग्राम बना लेते हैं, विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे राइट नाउ। तो अगर हम इसको इस नजर से बना लेते हैं तो फिर ये इस तरीके से हमें दिखेगा, लाइक अ वेज दिख जाएगा, है ना, और फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये रॉड हमें दिख गई, है ना, ये वाली जो रॉड है और वो हमें इस एंड से दिख रही है, राइट, इस एंड से। अब इसमें कोई करंट वरेंट आएगा, है ना, को करंट देखना पड़ेगा आपको, करंट बताना पड़ेगा आपको कि सर करंट कहाँ पर आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है वर्टिकली, अब तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा है और इसके अंदर करंट आपको देखना पड़ेगा कि किधर आएगा, पर कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि करंट इसके अंदर कैसा आना चाहिए, डॉट आना चाहिए। अगर ये डॉट करंट आएगा, अगर ये डॉट करंट आएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करा है तो कोई बात नहीं, दोबारा कर रहे हैं, अगर डॉट करंट आएगा तो आप देखें कि इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी, सर फोर्स क्यों, अरे भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स तो लगेगी, तो फील्ड लाइंस ऊपर है ना, फिंगर्स के अलोंग और थंब के अलोंग करंट है, सो हाथ को ओरिएंट करें राइट हैंड रूल को, सो फिंगर्स कहां पे जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब कहां पे जा रहा है, वर्टिकली अब जा रहा है क्योंकि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, सो पाम लेफ्ट क्या आएगी, फोर्स, सो पाम लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगी, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस करंट कैरिंग वायर। और अगर इस डायरेक्शन में फोर्स आती है तो ही हमारा काम बनेगा, क्या काम बनेगा भाई, सर ये एंगल थीटा है, तो सर ये एंगल थीटा बनेगा, सर हाँ थोड़ी याददाश्त आ रही है सर, अब एफ का कंपोनेंट आ जाएगा सर यहाँ पे, बिल्कुल कितना एफ कॉस थीटा आ जाएगा, वो क्या करेगा सर, एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा, और अगर ये एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा ना, तभी तो सर स्टेडी स्टेट वेलोसिटी आएगी। मैंने कल बोला नहीं था कि थोड़ी पीछे की कहानी होती है, ये क्वेश्चन उसके पीछे का है, कि देखो सीधा क्वेश्चन आ सकता था कि इसके अंदर करंट है ना, सीधा आ सकता था, अब करंट के पीछे की भी कहानी डाल दी कि करंट क्यों आया, अब करंट क्यों आया, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करा मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब ईएमआई लगा, मतलब इंड्यूस ईएमएफ लगी, तो पीछे की कहानी डाल दी। तो आगे का क्वेश्चन आप पहले कर चुके, ये आगे का क्वेश्चन है कि भाई ये अगर रॉड नीचे स्लाइड करेगी तो उसकी वजह क्या है कि एफ कॉस थीटा एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा, सो द एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और एफ का फॉर्मूला सर वो तो हमें याद है, क्या याद है, बी आई एल या बी आई एल साइन फाइव, बी आई एल साइन फाइव, पर फाइव 90 है सर, क्यों, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखो, सर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, करंट तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड आ रहा है, इसका मतलब बी और आई के बीच में एंगल 90 है, सो फोर्स सर बी आई एल रहेगी, तो दैट्स बी आई एल कॉस थीटा एज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये आ जाएगा, क्या बात है। अब यहां से क्वेश्चन इस चैप्टर में एंटर करता है कि ये करंट भाई कहां से आया, यहां पे क्वेश्चन एंटर करता है, सो करंट तो हमें पता है कि उसकी कहानी क्या है, करंट कम्स फ्रॉम इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, यहां से आता है, एंड इनटू एल इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। सो करंट के पीछे की कहानी क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, सो दैट्स ई अपॉन रेजिस्टेंस, ई बाय आर आई थिंक। और ई की वैल्यू कैसे आती है सर, ई की वैल्यू आएगी बीएलवी से, किससे आएगी सर, बीएलवी से ई की वैल्यू
डेवलपमेंट हो जाएगी। अच्छा पक्का वो BLV से आएगी, चेक करनी पड़ेगी सर। देखो सर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दैट्स v, है ना, और BLV लेंथ कहां पर है सर? लेंथ तो v के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल देख लो सर इस डायग्राम में लेंथ और v परपेंडिकुलर है इस डायग्राम से, पर b सर इन दोनों के परपेंडिकुलर नहीं आ रही है। अच्छा सो अगर b इसके परपेंडिकुलर नहीं आ रही है तो b इसके परपेंडिकुलर वाली b चेक कर लो, तो ऐसे बनेगी सर। तो क्या बनेगी सर? ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा, ये वाला एंगल थीटा। सो b का कंपोनेंट आ जाएगा सर यहाँ पे कितना, b cos थीटा। ओके ओके, तो इसका मतलब EMF की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? BLV cos थीटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर? BLV cos थीटा आ जाएगी। वेरी फाइन। इसका मतलब इंड्यूस EMF सीधा BLV मत लिख देना, ध्यान होता है आपको, BL और V आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अब B cos थीटा V के परपेंडिकुलर है और V पहले से ही लेंथ के परपेंडिकुलर है। अब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हुए, इसका मतलब जो E की वैल्यू है दैट इज B cos थीटा इंटू L इंटू V and upon R into L is equal to mg tan theta। mg tan theta मतलब of course mg sin theta upon cos theta, है ना, क्योंकि ये cos theta दोबारा आ गया यहाँ पे। अब आपको v चाहिए था, v डन है सर, that becomes mg into r, r ऊपर चला जाएगा, divided by b square L square and into sin theta and divided by cos square theta. This works upon as the speed of this particular conductor. And now this question gets completed. So difficult नहीं है, steps में है, it's in the steps। आधा क्वेश्चन 70% of the question already magnetic effects और current में done है कि ये कंडक्टर नीचे यूनिफॉर्म स्पीड से, स्टेडी स्पीड से क्यों स्लाइड करेगा। तो उसका रीजन क्या है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, और मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से क्या हुआ कि एक फोर्स जनरेट हुई, उस फोर्स का कंपोनेंट आया F cos थीटा, जिसने बेसिकली mg sin थीटा को बैलेंस किया, उस वजह से कांस्टेंट स्पीड आई। और फिर हमने ये देखा कि जो करंट है F में, जो BIL के फॉर्मूले में जो करंट है वो पीछे से कहां से आया, तो वो आया इंड्यूस EMF का आइडिया से। तो वो E/R हमने लिखा, और फिर वो इंड्यूस EMF कैसे बनती है उसकी कहानी को हमने चेक करा कि BLV से बनती है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि BL और V आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये बहुत इजी तरीके से फिर हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, मतलब जो स्पीड है उसको कैलकुलेट कर लिया। So as a promise, ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। So with this, I'm going to wind up the today's lecture. We meet here again tomorrow, proceeding the article as usual. Okay, so have a nice day. Bye everyone.